दोस्तों दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश, एक बहुत ही छोटा, नया, मगर हाँ अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला मुस्लिम देश। एक ऐसा देश कि जो न सिर्फ हमेशा से ही इंडिया का सबसे पक्का दोस्त रहा है, बल्कि इस इलाके में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। और भला रहे भी क्यों ना, क्योंकि इसके तो वजूद में भी इंडिया का ही हाथ था। यानी इंडिया की मदद से ही सन 1971 में बांग्लादेश वजूद में आ पाया था। मगर दोस्तों अब अचानक से न जाने क्यों बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है कि जब हम जानते हैं कि मालदीव्स और इंडिया के मैटर को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि मालदीव्स नाम का एक मुस्लिम देश कि जो इस इलाके में लंबे वक्त से इंडिया का दोस्त हुआ करता था, अब लगभग वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की कगार पर पहुंच चुका है। इंडिया आउट और इंडिया के बाइकआउट का वो एक नारा कि जो वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था, उसी नारे ने ही अब उसको वहां का विजेता बना दिया है। तो अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश भी अब मालदीव्स की तरह ही इंडिया के हाथ से निकल सकता है? और आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है कि जितनी ज्यादा नफरत हमको दुनिया के किसी और इलाके या फिर किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मैटर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको जरा बांग्लादेश के इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हम सभी को पता है कि आज के दौर में ये जो बांग्लादेश है, ये 1947 के बाद पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। मगर फिर एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद सन 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, वो भी इंडिया की मदद के जरिए से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इंडियन फौज को ही पूरी तरीके से उतार डाला था। बदले में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश को आज़ादी मिली और सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि बांग्लादेश की आज़ादी के ये सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े नेता खुद भी डिक्टेटर साबित हुए। 1975 में खींचातानी के बाद फौज ने ही इनके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। न सिर्फ इनका तख्ता पलट किया, बल्कि जुल्म सितम की सारी हदें पार की और शेख मुजीबुर रहमान समेत इनकी पूरी फैमिली को ही कत्ल कर डाला, वो भी बड़े ही खतरनाक तरीके से। अब वो चाहे इनका कोई छोटा 10 साल का पोता हो, बेटी हो या फिर दामाद हो या कोई भी इंसान हो, पूरी फैमिली को ही कत्ल किया गया। सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया था, जिसका नाम था शेख हसीना। ये दरअसल शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं बल्कि जर्मनी में मौजूद थी। शेख मुजीबुर रहमान का ये पूरा तख्ता पलट वगैरह करने वाले इंसान का नाम था जनरल जियाउर रहमान, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक फिर बांग्लादेश पर राज किया। शेख हसीना जर्मनी से वापस तो आई, लेकिन बांग्लादेश नहीं गई, बल्कि इंडिया में आकर उन्होंने रहना शुरू किया और इंडिया की तरफ से उनको पनाह दी गई। सन 1990 तक बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री शासन ही देखने को मिला और फिर आखिरकार जैसे तैसे बड़े दबाव के बाद वहां पर इलेक्शन हुए। मगर दोस्तों उस वक्त तक बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हालत थी, जो राजनीतिक तस्वीर थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जनरल जियाउर रहमान की भी डेथ काफी पहले ही हो चुकी थी। तो अब बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टी मौजूद थी। पहली बड़ी पार्टी थी अवामी लीग की, जिसकी लीडर थी शेख मुजीबुर रहमान की बची हुई बेटी यानी कि शेख हसीना। ये वही पार्टी थी कि जिसकी बुनियाद किसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने ही रखी थी। जबकि जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसका नाम था BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये वो पार्टी थी कि जिसकी बुनियाद सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउर रहमान ने रखी थी। और इसकी अब जो लीडर बनी थी वो भी जनरल जियाउर रहमान की विधवा वाइफ यानी कि खालिदा जिया थी। दोस्तों 1990 के बाद में होने वाले इस इलेक्शन में खालिदा जिया ने बाजी मारी और वो इस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। मगर फिर सन 1996 में ही कुर्सी से उतरना पड़ा और इस बार नंबर आया शेख हसीना का। 2001 तक लगातार प्रधानमंत्री रही, मगर फिर 2001 में एक बार फिर से खालिदा जिया की एंट्री हुई और इस बार सन 2001 से लेकर 2006 तक उन्होंने बांग्लादेश की बागडोर को संभाला। मगर दोस्तों इस पूरे मैटर में एक दिलचस्प बात ये है कि जब जब खालिदा जिया आई तब भारत की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। वहीं जब जब खालिदा जिया की बजाय शेख हसीना गद्दी पर बैठी तो वो इंडिया के लिए वरदान साबित हुआ। वजह यही है क्योंकि शेख हसीना और उनकी पार्टी हद से ज्यादा प्रो इंडिया यानी कि इंडिया की सपोर्टर है।
वो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से ही न सिर्फ उनका, उनकी पार्टी का, बल्कि उनके फादर का भी भरपूर साथ दिया है। इवन जब उनके फादर मतलब के वालिद 71 में बांग्लादेश को बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो इंडिया ही था कि जिसके बलबूते पर वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सके थे। यही वजह है कि आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने लगभग ये तय कर लिया था कि ढाका का फ्यूचर इंडिया के साथ ही तय हुआ करेगा। आज़ादी के बाद जब सन 1975 में बांग्लादेश में दोबारा क्राइसिस हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया गया, तो उनकी जो बची हुई बेटी थी यानी कि शेख हसीना, उनकी हिफाजत करने वाला और उनको एक लंबे वक्त तक पनाह देने वाला देश भी भारत ही था। यही वजह है कि शेख हसीना भी अपने आप को भारत की बेटी मानती हैं और उनको कई बार भारत की बेटी के नाम से पुकारा भी जाता है। अब जाहिर है जब शेख हसीना और उनकी पार्टी प्रो इंडिया है, तो अब जो उनकी ऑपोजिट पार्टी है वो ऑटोमेटिकली प्रो चाइना है, क्योंकि जहां पर भी इस पूरे इलाके में इंडिया एंट्री मारता है तो चाइना की एंट्री भी जरूर होती है, या फिर चाइना एंट्री मारता है तो बदले में इंडिया की एंट्री हो जाती है। यही वजह है कि जैसे शेख हसीना इंडिया का भर भर कर साथ देती हैं, वैसे ही खालिदा जिया चाइना का अपने दौर में भर भर कर साथ देती हैं। फिलहाल ताज़ा तस्वीर तो ये है कि सन 2009 से ही लगातार बांग्लादेश की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना ही बैठी हुई हैं और खालिदा जिया का करियर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। शेख हसीना ने 2009 में इलेक्शन जीता, 2014 में दोबारा जीता, 2019 में तिबारा जीता और अब 2024 का भी इलेक्शन जीत चुकी हैं। हालांकि उनके ऊपर इलेक्शन गलत तरीके से यानी कि धोखाधड़ी करने वगैरह का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिसका सबूत 24 के इलेक्शन में खुले तौर पर देखने को भी मिला, क्योंकि 24 के इलेक्शन में वहां की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों ने ही इलेक्शन में वोट किया और इसमें भी पूरी तरीके से शेख हसीना जीत कर आई। इलेक्शन को सही तरीके से न करवाने और उसमें धोखाधड़ी वगैरह करने के इल्जामों की वजह से ही कई बार अमेरिका और यूके की तरफ से इनके ऊपर प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस वगैरह भी लगाए गए हैं। लेकिन जाहिर है शेख हसीना के ऊपर इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि भले ही शेख हसीना के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हो, उनको डिक्टेटर वगैरह बोला जाता हो, मगर हाँ उनके दौर में बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की भी की है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वक्त में जो इकोनॉमिकली ग्रोथ की है उसने न सिर्फ आसपास के देशों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया है। शायद ये भी एक वजह रही कि वहाँ का अपोजिशन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी बांग्लादेश की ज़्यादातर आवाम को शेख हसीना के खिलाफ नहीं खड़ा कर सका, या फिर वहाँ की आवाम के दिलों में शेख हसीना को लेकर नफरत नहीं पैदा कर सका। मगर दोस्तों अब धीरे धीरे कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की विपक्षी पार्टी ने एक नया पैतरा अपनाने का फैसला किया है और ये नया पैतरा उसने सीखा है मालदीव से। हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ज्यादातर लोग तो शायद समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों बिल्कुल मालदीव की तरह ही अब बांग्लादेश के विपक्ष ने भी अपने पूरे देश के अंदर इंडिया का बाइकॉट और इंडिया आउट का कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत वो लोगों से कह रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जाए और साथ ही साथ इंडिया को आउट किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहा है। मिसाल के तौर पर इनसे मिलिए, ये हैं तारिक रहमान जो इस वक्त बांग्लादेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता हैं, और हो भी क्यों ना क्योंकि ये मेन अपोजिशन पार्टी यानी कि बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन हैं। ये जनरल जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर हैं और इस वक्त लंदन में रहते हैं। लंदन में इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में शायद उनको शेख हसीना से खतरा है। लंदन से ही इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से बांग्लादेश के आम लोगों के बीच में इंडिया आउट की कैंपेन शुरू की है। इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इंडिया बांग्लादेश को अंदरूनी तौर पर डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी कोशिशें करती ही रहती हैं, लेकिन हर कोशिश उनकी कामयाब थोड़ी हो जाती है, और भला इसमें इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात क्या है। तो दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका असर साफ तौर पर दिखने भी लगा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद शेख हसीना की तरफ से लिया गया एक ऐसा फैसला है कि जिसने खुद इंडिया को भी हैरान कर दिया है और इंडिया के कानों को खड़ा कर दिया है। दरअसल 24 का इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना ने अपनी जो कैबिनेट तैयार की है उसके अंदर 16 के करीब मंत्रियों को पूरी तरह से बदल दिया है।
और ज़्यादातर उन मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है कि जो प्रो इंडिया थे, मतलब कि इंडिया की खूब तारीफ़ें किया करते थे और खुलकर सपोर्ट वगैरह किया करते थे, जिसमें बांग्लादेश के वो फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं जिनका नाम है अब्दुल मोमिन, और जिन्होंने इस पोजीशन को सन 2019 से लेकर 23 तक संभाला था। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए एक मिनिस्टर थे अब्दुल रज़ाक, उनका नाम भी गायब है। इसके उलट सलमान, फजलुर रहमान जैसे कुछ नाम शामिल किए गए हैं कि जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बताया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, वो इनको अपना बचपन का दोस्त बताते हैं। जाहिर है ये सारी चीजें इंडिया को परेशान कर देने वाली और इस पूरे मैटर पर एक बार फिर से गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर देने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि शेख हसीना जो ऑलरेडी इतने लंबे वक्त से बांग्लादेश पर राज कर रही हैं, उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है, उसके बावजूद भी वो इस पूरे मैटर को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं और इस तरह के फैसले क्यों ले रही हैं? आखिर क्यों माना जा रहा है कि विपक्ष का ये जो पैतरा है ये काम कर सकता है और इंडिया और शेख हसीना के लिए खतरा बन सकता है? तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का जवाब ये है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं जो बताती हैं कि बांग्लादेश के आम लोगों के बीच में पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया को लेकर कुछ नफरत बढ़ी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी कुछ दिन पहले ही उस वक्त देखने को मिला कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की इस हार को जिस तरह से बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह से खुशियां मनाई गई और जिस तरह का जश्न मनाया गया, उसको देखकर तो ऐसा लगता था कि मानो खुद बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया हो। और उससे जुड़ी बाहर आने वाली तस्वीरें यकीनी तौर पर न सिर्फ इंडियन लोगों को हैरान कर रही थीं, बल्कि गवर्नमेंट के भी कान खड़े कर रही थीं। बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ अचानक से बढ़ने वाली इस नफरत के रीजंस को तलाशने की अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपको इंटरनेट पर अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे, मगर जो कुछ कॉमन जवाब मिलेंगे उसमें से एक तो ये होगा कि दरअसल पिछले कुछ सालों में लगातार इंडिया की मीडिया के ऊपर एंटी मुस्लिम कैंपेन का चलना, ये चीज़ वहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आबादी भी ज़्यादातर मुस्लिम है और इससे उनकी सोच बदलती जा रही है। स्पेशली जो CAA और NRC वगैरह के विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हुए थे, वो टर्निंग पॉइंट थे और उन्होंने बांग्लादेश की आम आवाम के दिमाग को बदलने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ का जो अपोजिशन है वो अब काफ़ी हद तक कुछ लोगों के दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो चुका है कि ये जो शेख हसीना और इंडिया की दोस्ती है, इसके जरिए से इंडिया अब हमारे अंदरूनी मामलात में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करता है। हालांकि दोस्तों, इंडियन एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही तर्क दिया जाता है कि रिलीजन की वजह से तो नहीं हो सकता, वरना जाहिर है हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस तरह के जो बाकी अरब देश हैं उनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हो ना हो यहाँ मामला कुछ और ही चल रहा है और अंदरूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की खातिर इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को ख़त्म करने, तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उन रिश्तों को जो न सिर्फ हद से ज़्यादा पुराने बल्कि हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।